अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, जैसे हमने कल बात की थी, हमारा इरादा आज आलमी मंजरनामे हमारा में इरादा नेक नहीं है। हाँ, ये कह रही हो तुम? हमारा इरादा नेक है, डोनाल्ड ट्रंप का इरादा नेक नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। ओके, तो हमने आज ट्रम्पोलिन डिस्कस करना है। ओके, ट्रैम्पोलिन को मैंने नया नाम दिया ट्रम्पोलिन, जंपिंग ऑल ओवर। ठीक। पूरी दुनिया जो है इस वक्त उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो हलचल मचाए हुए हैं और ट्रैवल बैन भी क्योंकि दस्तक दे रहा है पाकिस्तान की दहलीज पर, तो उस पर हमने बात करनी थी कल। लेकिन एक टॉपिक, उसमें एक सवाल तिश्ना लब रह गया जब हम कैबिनेट डिस्कस कर रहे थे। तो काबीना में जितने भी नए आमद हुई है उसमें कुछ चेहरे जाने पहचाने। हनीफ अब्बासी साहब को हम जानते हैं, तारिक फजल चौधरी साहब को जानते हैं, ओन चौधरी साहब को जानते हैं, और बहुत से और भी नाम हैं जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। लेकिन ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है और अक्रॉस द बोर्ड कंसल्टेशन के बगैर तो इंक्लूजन हो नहीं सकती। सबके साथ बातचीत की होगी तो एक हफ्ता लगा ना पोर्टफोलियोज को अनाउंस करने में। तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि कौन कहाँ से आया और कौन किसका आदमी है, ज़रा बताएं। आप क्या मतलब है कि मैं कहूँ ये फलाना का बंदा है और ये फलाने का बंदा है, ये बंदी है? मुझे पता, आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, मैंने थोड़ी सी होमवर्क किया था। अच्छा। एक आध इधर उधर फ़ोन वोन किए कि भाई बताओ कौन कौन है, तो और कितों आए ने, और किसने सेलेक्ट किया, कहाँ से आए हैं ये झुमके। हाँ, किस और क्या। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये क्या करने आए हैं। हाँ, उससे मैंने कोई एक दो चौके छक्के मारे थे कि जी ये तो पीटीआई की ऐसी तैसी करने आए हैं। मगर मेरा ख्याल है इनमें बहुत से ऐसे हैं जो कि उनमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो किसी की ऐसी तैसी करें। उनकी अपनी हुई पड़ी है। हाँ, वो अपने पड़ी हुई और सिफारशी है बिल्कुल। अच्छा, अब वो सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसने कहाँ सिफारिश की और कैसी सिफारिश उसकी कबूल हुई। अच्छा। तो मैंने मुख्तसर को 20-21 लोगों को स्टडी किया है। अच्छा। तो मेरे पास जो इस वक्त डेटा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इनमें से कोई 8-9 लोग ऐसे हैं जिनको भाई लोगों ने सेलेक्ट किया है। 8-9 लोगों को भाई लोगों ने कहना रख लो, ठीक है। और कोई 4-5 हैं, हाँ, जो कि बड़े मियाँ साहब ने, हाँ, क्या जी वो साढ़े भी कोई बंदे आए हैं, अच्छा, उन्होंने भी रख लो। हाँ, वो तो 2 नाम मैंने लिए, हाँ, तीसरे तलाल चौधरी हो गए। हाँ, तो और फिर मियाँ छोटे मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना कोटा और बढ़ाना था, तो उन्होंने भी कोई 6-7 बंदे डाल दिए आपने, डॉक्टर टी समेत। हाँ, तो डॉक्टर टी तो ऑब्वियसली डॉक्टर टी इज इनएविटेबल एंड डॉक्टर टी इज डॉक्टर टी। हाँ, नॉट डॉक्टर क्यू और डॉक्टर वो 00 क्या था, वो जेम्स बॉन्ड का था 007। हाँ, 007, उसके अंदर भी एक डॉक्टर था ना, डॉक्टर नो। हाँ, तो डॉक्टर तौकीर जो है आई थिंक इज मोर लाइक समवेयर बिटवीन डॉक्टर नो एंड डॉक्टर यस। तो वो हर बात जो है ना पीएम साहब डॉक्टर यस डॉक्टर नो से चेक कराते हैं। ऐसा तो नहीं डॉक्टर नो टू डॉक्टर यस। हाँ, समथिंग लाइक दैट, बट ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू पीएम, वेरी पावरफुल। अपने ज़रा सही तरह उनके साथ ज़रा अच्छे तलक़ात ही रखने चाहिए। बिल्कुल हाज़िर जनाब। हाँ, अच्छा, तो खैर एनीवे आप तो डॉक्टर टी तक पहुँच गए। मैं अभी अपनी लिस्ट बनाने वाला था। अच्छा, मैंने बनाई है। हाँ, मैं शहबाज साहब के लोग बता रही थी, आप बताएं एस्टेब्लिशमेंट के लोग कौन है? एस्टेब्लिशमेंट की बात, सॉरी क्या हो गया तुम्हें? वो आपने क्या बोला? भाई लोग। हाँ, भाई लोग जो हैं, बिकॉज भाई लोग से ये है ना, एक तो भाई बड़ा भाई होता है, फिर उसकी इज्जत भी करनी पड़ती है, तो भाई लोग इज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो आगे से आपने एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहना। तो जो लोग हैं उनमें से जाहिर है ओन चौधरी साहब इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। आपको पता ही है। अच्छा, नहीं आप बता रहे हैं तो पता चला। हाँ, नहीं आपको नहीं पता था, बड़ी इनोसेंट है आप। रज़ा हयात, हिराज साहब, औरंगजेब खिचकी साहब, परवेज़ खटक साहब, उसके बाद आ जाए आप खालिद मक्सी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, हारून अख्तर खान साहब जो हैं वो तो काफ़ी अरसे से वो हर कैबिनेट में आ जाते हैं, और मुबारक ज़ेब ये भी हैं। अच्छा, 2-3 और हैं, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट देम फॉर द टाइम बीइंग। अब आइए बड़े मियाँ साहब। अच्छा, बड़े मियाँ साहब के भी कुछ लोग हैं जिनके साथ पुराने तल्लुकात हैं बड़े मियाँ साहब के। अच्छा, उनमें से जाहिर है मोइन वट्टू फैमिली जो है, मोइन वट्टू, अली परवेज़ मलिक ऑब्वियसली, बिकॉज परवेज़ मलिक साहब के साथ वो बड़े क्लोज, मॉडल टाउन कनेक्शन पुराने। हनीफ अब्बासी साहब तो आपको पता ही है, उनके वो बड़े चाहने वाले में से हैं, और मियाँ साहब भी उनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। तलाल चौधरी साहब तो जाहिर है उनके फ्रंट फुट बैट्समैन हैं, और काफ़ी सफ़र भी करते रहे हैं मियाँ साहब के लिए, तौहीन अदालत फेस हाँ हाँ, और तारिक फजल चौधरी साहब भी क्लोज टू मियाँ साहब। तो ये बड़े मियाँ साहब से कुछ 5 प्यारे ने। ठीक है, अब आइए आप शहबाज साहब। अब शहबाज साहब में 2-3 तो बड़े नुमाया लोग हैं जो कि उनके हैंड पिक्ड
असिस्टेंट्स भी रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी रहे हैं, उनके काम वाम भी करते रहे हैं, और फैमिली के साथ भी उनके तल्लुकात हैं एट्सेट्रा। तो उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ तल्ला बरकी साहब। अच्छा। तल्ला बरकी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जब से ये कैबिनेट बनी है उनका ख्वाहिश थी कि वो इसके अंदर हों, मगर उनको घास नहीं डाला जा रहा था। तो रिसेंट टाइम्स में वो इधर उधर बैठ के काफ़ी कंप्लेंट कर रहे थे। तो लोग जब ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं फिर उनको अकोमोडेट कर लिया जाता है। तो तल्ला बरकी साहब पहुँच गए हैं फाइनली। और इसी तरीके से खुज़ैफ़ा रहमान साहब की भी बड़ी खिदमत हैं छोटे मियाँ साहब के लिए। और फिर आ जाएँ आप अब्दुर्रहमान कांजू साहब, ये भी पुराने हैं। मलिक रशीद जो कि मलिक अहमद यार मलिक अहमद के अंकल हैं। अच्छा। वो भी उनके भी बड़े तल्लुकात हैं। और जाहिर है शज़ा ख्वाजा जो कि ख्वाजा आसिफ की नीस हैं, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अच्छा। बाकी लोग भी हैं, उनमें से मेरा ख्याल है ऐसे डिवाइडेड हैं। 2-3 जो हैं वो भाई लोगों के हैं, 2-3 मियाँ साहब के हैं, बड़े मियाँ साहब दे, और 2-3 जो हैं वो PM साहब के हैं। सो बिटवीन देम दे हैव सॉर्टेड इट आउट, एवरीबॉडी इज़ बीन अकोमोडेटेड। अब सवाल ये था कि कैन ऑल ऑफ देम कैरी द फाइट टू द PPP PTI? नहीं, मेरा नहीं ख्याल था। इनकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी खिदमत थी टू ईच ऑफ द ग्रुप्स, वेदर टू भाई लोग, वेदर टू बड़े मियाँ साहब। तो उनको अकोमोडेट किया गया है, वादे भी किए होंगे कुछ एंड सो ऑन। तो उस लॉयल्टी को भी रिवॉर्ड किया गया। सो मेरा ख्याल है दिस इज़ बीन मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर फैक्टर। चलिए, ये तो फॉर्मूला बता दिया अब आपने इस नई इंक्लूजन का, 5 प्यारे और 9 तारे। आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया। आगे बढ़ते हैं और अब इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ जाते हैं। तो आपने बाकी जो हैं उनका नहीं जिक्र किया। किनका? त्यारे भी हो गए, प्यारे भी हो गए, तो बाकी 5-6 जने। अच्छा, मुझे 5 प्यारे और 9 तारे के बाद जो रह गए बाकी शहबाज शरीफ साहब के लोग, हाँ। उनके लिए कोई टाइटल नहीं मिला। त्यारे मैंने कहा, त्यारे उनके त्यारे उनके त्यारे ये मैंने कहा है। बड़ी बात है, तारे और प्यारे और त्यारे। हाँ, तैयारे। ठीक है। तो अब हम जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के तैयारों की तरफ। वो जो बमबारी कर रहा है पूरी दुनिया में, हर एक को उन्होंने परेशान कर रखा है। उनका सऊदी अरब का विजिट भी अवेटेड है, जहां पर वो यूक्रेन के मामले के ऊपर भी बातचीत करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान के साथ भी मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपनी जगह हम, लेकिन कल हमने एक ट्रैवल बैन की बात की थी जिसके बारे में उन्होंने सिफारिशात तलब कर रखी है, और ज़्यादा देर नहीं, अगले हफ्ते ये अनवेल हो जाएगा कि कौन कौन उसमें शामिल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम आ तो रहा है खबरों में, लेकिन कोई शोर नहीं है। आपसे ये जानना है कि इससे पहले भी वो अपने पिछले दौरे सदारत में इस तरह की एफर्ट कर चुके हैं जिससे अदालतों का सामना करना पड़ा। अब की बार ये जो पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, इससे मकासद क्या हासिल करेगा अमेरिका, और मुमकिन हो पाएगा ये? नहीं, मकासद तो क्या, ये बेसिकली दीज आर इंडिकेशंस। ट्रंप वांट्स टू शो कि मैं बड़ा टफ हूँ, और क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सी टेररिज्म है, पाकिस्तान में भी ठीक ठाक किस्म की टेररिज्म हो रही है, और यहाँ तक के ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने कि जो अमेरिकन जो है इधर ट्रैवल करते हैं इन इलाकों में, उनको कहा गया कि बलूचिस्तान और KP जाना ही नहीं है। लेवल 4 लेवल की उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया कि किसी सूरत में अमेरिकन सिटीजन शुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू बलूचिस्तान और KP। पहले ये होता था कि KP में इलाके बताए जाते थे, मगर अब सारे के सारी प्रोविंस ही उड़ा दी उन्होंने कि जाना ही नहीं है वहाँ। इसलिए बलूचिस्तान में भी पहले इलाके बताए जाते थे, अब सारा का सारा बलूचिस्तान प्रोविंस का उन्होंने लिख दिया लेवल 4। लेवल 4 इज़ वेरी हाई, और कि ट्रैवल वहाँ नहीं जाना। और ये एक्चुअली काफ़ी उस पर लिखा है ट्रैवल एडवाइजरी में कि किस किस्म की थ्रेट्स हैं वहाँ, फ्रॉम किडनैपिंग्स एंड डेकॉइटीज एंड मर्डर्स एंड असैसिनेशंस एंड बॉम्ब्स, बहुत किस्म। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एनी कंट्री अनफॉर्चुनेटली। मगर जो सवाल आपने पूछा है कि होगा क्या, आपको याद है 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे अभी आपने कहा, उसने लगाया था ट्रैवल, इसी किस्म की कोई पाबंदियाँ लगाई थी। 7 ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक। तो वो मगर वो ये नहीं कहा था कि सब anyone from these countries बैंड, उनके ऊपर स्क्रूटनी शुरू हो गई थी कि देख के आने दिया जाएगा, किसी को आने दिया जाएगा, किसी को नहीं आने दिया जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान से तो किसी को नहीं आने दिया जाएगा। उसकी वजह जो मेन रीज़न यही है, ये नहीं कि वहाँ से कोई टेररिस्ट उठ के आ जाएगा। वो जो लोग वहाँ अमेरिकनों के साथ जिन्होंने दिया है, जो कि उनको रिहेबिलिटेशन के वीज़े मिले हुए हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे थे, कोई ये 10-20 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशंस कुछ अप्रूव हो गई हैं कि आप आ सकते हैं अमेरिका, या होने वाली हैं प्रोसेस में, उन सबको रोक दिया। अच्छा। ये करेगा वो फॉर द टाइम बीइंग, ये 3-6 महीने और रोकेगा कम से कम। अच्छा। नहीं आने देगा अनटिल इज श्योर के आगे किस तरीके से चलना है। पाकिस्तान के बारे में मैं नहीं समझता
कि वो ब्लैंकेट बैन लगा देगा कि कोई पाकिस्तानी नहीं आ सकता। अलबत्ता मैं यूँ समझता हूँ कि स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, जो भी अभी आगे वीज़े दे मिलने मुश्किल हो जाएंगे। पहली बात तो ये है। अच्छा। पहले भी थोड़ी सी पाबंदियाँ थीं, मगर अब फिर ज़्यादा पाबंदियाँ हो जाएंगी ऑन वीज़ाज़। और ये हो सकता है ये ना करें, आपको इंतज़ार करवाएं, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है वीज़ा के लिए, आपको वीज़ा हाँ नहीं हो रही, ना भी नहीं हो रही, तो आप बैठे रहेंगे। बिकॉज ना करने का तो ये है ना कि फिर आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि ना हाँ ना करना, अंडर कंसिडरेशन। या वो तरीका इनका ये होता है कि रिजेक्ट करके कहते हैं हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर वो आपको लिख के भेज देते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन और आपके बारे में चाहिए। फिर आप वो सप्लाई करते हैं, फिर लेके बैठ जाते हैं। 2-2 साल लेके बैठे रहते हैं, और आप देखते रहते हैं कि भाई ये अप्रूवल हुई कि नहीं हुई। आपको कहते हैं बस जाएँ वेबसाइट पे, देखें वहाँ, अगर जब हो जाएगी तो वहाँ आ जाएगा इशारा। तो ये मेरा ख्याल है उस किस्म की पाबंदियाँ लगेंगी। और जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस वक्त भी वहाँ भी स्क्रूटनी होगी, बहुत से सवाल जवाब होंगे एंड सो ऑन। दिस विल अप्लाई टू पीपल जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स एंड जिनके ऊपर शक है कि ये वर्क इमिग्रेशन करने आ रहे हैं, इलीगल बन जाएंगे, आएंगे जाएंगे। अच्छा। और इसी तरीके के साथ आई थिंक फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 6ठी या 7वीं मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अपनी बीवियों को ले जाते हैं वहाँ, ताकि जो बच्चा पैदा हो, डिलीवरी के बाद उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके ऊपर भी इन्होंने आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो वो देखेंगे कि आर यू प्रेग्नेंट और नॉट। दे मे स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, आर यू प्रेग्नेंट और नॉट। मेडिकल तो ऑलरेडी वो करते हैं, तो फिर उसमें ये शर्त आ जाएगी अभी कि पूछते नहीं है ना ये हाँ, सवाल, ये फिर शायद सवाल ये पूछना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ ये करेंगे क्या कि कुछ पाबंदियाँ तो लगाएंगे, ब्लैंकेट नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान से कोई नहीं आ सकता, ये कर नहीं सकते, इसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। मगर ये ज़रूर करेंगे कि कोई एल्गोरिदम बनाएंगे कि जो भी आने वाला है उसको चेक करेंगे वो, और वो एल्गोरिदम जो है वो फैसला करेगा, AI करेगी बेसिकली, कि जी ये बंदा जो है इसको रोक दिया जाए या ना रोका जाए। तो कॉशन जिसे कहते हैं ना, तो वो रिस्क कोई नहीं लेंगे। एंड सो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू अमेरिका। बट क्या ये कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स फॉर एग्जांपल, वो भी देखेंगे कि ये रिसेंट ग्रीन कार्ड होल्डर है या जो वापस जा रहा है अमेरिका। बहुत से लोग तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिका छोड़ के बाहर आए हुए हैं, तो पाकिस्तान आया हुआ है, कोई इधर गया हुआ है, तो वो वापस जाएंगे तो उनसे पूछ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि दे मे बी रिजेक्टेड, कि भाई अभी आप नहीं आ सकते एंड सो ऑन। सो आई कांट से, मगर व्हाट आई कैन से फॉर श्योर इज़ दैट ब्लैंकेट अक्रॉस द बोर्ड नहीं लगेगी। दिस इज़ व्हाट आई फील, नंबर 1। नंबर 2, वीज़ाज़ देने बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होगा। नंबर 3 कि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी एट एयरपोर्ट्स। ठीक है, सख्तियां बढ़ जाएंगी। और एयरलाइंस को बता दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल व्हेन पीपल आर ट्रैवलिंग, दे मे आस्क, द एयरलाइन विल पुट योर डेटा इन एंड से कि अभी हम रिजर्व नहीं कर सकते, वी नीड क्लियरेंस फ्रॉम द अमेरिकन अथॉरिटीज़। सो ट्रैवल के ऊपर भी क्लियरेंसेस चाहिए होंगी, इवन दो यू मे हैव योर वीज़ाज एंड सो ऑन। तो इट विल बिकम अ बिट डिफिकल्ट, इसमें कोई शक ही नहीं है। सो अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी डिलेड हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसे ही वो हल्फ उठाया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वीज़ाज़ में ये ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, डिले हो चुके हैं। शरीफुल्लाह के अरेस्ट के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना बरमला पाकिस्तान के लिए इज़हार तशक्कुर, उसके बाद अगर ट्रैवल बैन अनाउंस हो जाता है, आपने कहा विद एक्सेप्शंस होगा, क्या वो जो बर्फ़ पिघली है वो दोबारा फ्रीज़ हो जाएगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो उस सूरत में मसले बन सकते हैं अगर हम प्रोटेस्ट करें। तो हम पाकिस्तान कुछ नहीं जवाब देगा पाबंदियों के? यूजुअल वही कि ये क्या किया है क्या नहीं किया, वी आर टॉकिंग टू द अमेरिकन्स टू फाइंड आउट क्या है क्या नहीं है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। इट्स फॉर द US टू डिसाइड किसको उसने आने देना है किसको नहीं आने देना। और हमारी तो वो सिचुएशन है ही नहीं ना कि हम ये कहें कि हम भी रेसिप्रोकल पाबंदियाँ लगा रहे हैं। कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये कि हम भी अमेरिकन सिटीजन, ये हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसी चुप करके थोड़ा कहेंगे जी वी आर फाइंडिंग आउट, अभी हमने इंक्वायरी कर रहे हैं किसको अप्लाई करता है किसको नहीं अप्लाई करता, और आप लोग जो भी हैं ज़रा ख्याल करें, जाने से पहले ये चेक कर लें वो चेक कर लें। और वी आर इन टच विद द अमेरिकन अथॉरिटीज़ टू फाइंड आउट क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है। इससे ज़्यादा आई डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन अ एग्रेसिव मैनर। थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट तो होती है फॉर द सेक ऑफ फॉर्म। हाँ, अलामती एहतजाज होगा। अभी आपने अफगान शहरियों की बात की कि उनके लिए बड़े मसाइल हैं, ना वो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। उधर पाकिस्तान की जानिब से भी अफगान शहरियों को 31 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है, वो भी जो सिटीज़न कार्ड होल्डर भी हैं इवन उनको भी। तो अब अफगान शहरियों का मुस्तकबिल क्या होगा?
बुरा है, नॉट गुड। आपने सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब है, नॉट गुड। तो वो क्या करेंगे? लाइक उनके पास अगर कोई रास्ता नहीं होगा तो जाहिर है वो पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में दोबारा उसी तरह रहे जैसा अफगान महाजिरीन पनाहगुज़ीन रहते हैं। इसीलिए तो आपने देखा नहीं, हमारी हुकूमत ने ये प्रेशर डाल दिया कि जिनके पास सिटीजन कार्ड होल्डर नहीं है वो जाएं अब वापस। तो वो भी यहाँ, क्योंकि उनको डर है ना कि ये जो अमेरिका जिनको ले नहीं रहा है इनको भी रखना पड़ेगा, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को निकाल सके ऑन वन प्रोटेक्ट और ज़्यादा वो कर लें। सो अनफॉर्चुनेटली अफगान्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं। सेठ साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिनको एक गैर रिवायती सियासतदान कहा जाता है, उन्होंने ईरान को ख़त लिख दिया उनके सुप्रीम लीडर को कि वो न्यूक्लियर मामलात के ऊपर बातचीत करें। इससे पहले जो मुआहदा था कंटेन करने का ईरान को, उससे ये निकल आए थे। एक तरफ ग्रेटर इसराइल का प्लान है और वो इसराइल का साथ भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये ख़त लिख रहे हैं, तो पॉलिसी क्या है अमेरिका की ईरान की? पॉलिसी भी बनी नहीं है ना, अभी तो वो एक्सप्लोर कर रहा है। अच्छा, एक्सप्लोरेशन है। डोनाल्ड ट्रंप का ये हमेशा यही है कि पहले एक दो बातें शुरू कर देता है, एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, एक हैवी हैंड रखने के लिए, दबाव डालने के लिए। तो ये अब ईरान को धमकी दे रहा है कि जी आप मेरे से डील करें, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, ईरान ने पहले से ये कहा है कि हमारी एक पहले डील थी जी, जो कि तोड़ दी इसने। वो डील एक थी ऑन द न्यूक्लियर इशू, इसने आके कहा नो नो नो, तो अब ये फिर कह रहा है कि डील करें आप। तो वो ईरान तो तैयार है, ईरान कहता है हम तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। तो ये अब आके यही कहेगा कि इंस्पेक्शंस ऐसी होंगी, ये होगा वो होगा, इस किस्म की बातें करेगा और धमकी देगा कि नहीं तो फिर हम सैंक्शंस भी लगाएंगे और किसी स्टेज पे हम शायद आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी अटैक करें। ये बातें करेगा, बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये वहाँ तक ये बात जाएगी। आई डोंट थिंक राइट नाउ। अभी इसने एक वक्त ये उसने बहुत सारे फ्रंट खोल लिए, मगर ये खोल लिए, इनको सॉर्टिंग आउट नहीं करेगा अभी। ही कांट डू इट सो फास्ट। तो उसने खोल लिए, देखेगा जहाँ कोई कमजोरी हो रही है वहाँ आगे बढ़ेगा। अब यूएन का भी, यूरोप का देख लें आप, यूरोप इकट्ठा हो गया सारा। वो कहते हैं ठीक है जी, फिर हम जर्मनी ने अपनी 1 ट्रिलियन यूरोस की नया बजट बना दिया कि जी अब अपनी डिफेंस फोर्सेस को बढ़ाते हैं। यूके में भी ये होना शुरू हो गया, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं रैलिंग बिहाइंड ज़ेलेंस्की। तो इसको तो तकलीफ होगी। तो ये पहली स्टेज है। कनाडा ने भी ये ड्रामा किया और इन्होंने टैरिफ लगाया, उन्होंने भी वापस लगा दिए। तो पहली स्टेज पे रेजिस्टेंस आ रही है हर जगह से। अच्छा, ऐसे ही हो रहा है ना यार। यूरोप इज नॉट सेइंग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो कहते हैं कि नहीं हम, हाँ, सो दे आर गेटिंग टुगेदर एंड सो दे आर रेजिस्टिंग। ईरान इज आल्सो गोइंग टू रेजिस्ट। ईरान तो वैसे ही धमकियों में नहीं आता जी। कनाडा इज रेजिस्टिंग। ग्रीनलैंड ने अभी कुछ कहा नहीं है, मगर इसने सिर्फ बातें कर रहा है और क्या इसने करना है। रशिया को इसने धमकी दी है कि तुम अपनी अटैक्स जो है वो बंद करो, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो वो तो नहीं, उसने तो आज और भी एडवांस कर लिया है वहाँ। आज की खबर ये है कि रशियन फोर्सेस हैव मूव फर्दर अप। और क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिलती थी यूक्रेन गवर्नमेंट को और यूक्रेनियन आर्मी को फ्रॉम द अमेरिकन्स, वो अमेरिकनों ने बंद कर दी है। तो रूस को पता चल गया कि अब इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिलरी और शेल्स जो एम्यूनिशन है वो भी कम होता जा रहा है। तो उन्होंने अपनी एक एडवांस बढ़ गए और भी 11 किलोमीटर आज वो आगे बढ़ गए रशियन फोर्सेस। तो मतलब है लोग तो इस अनसर्टिनिटी का रेजिस्टेंस भी करेंगे, फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप, I don't think Trump is going to succeed in any of these major initiatives. इसमें काफ़ी रुकावटें होंगी, काफ़ी रेजिस्टेंस होगी, बहुत सी जगह पे इसको सॉरी करके पीछे हटना पड़ेगा। कभी इधर से आएगा, कभी उधर से आएगा, मगर आप देख नहीं रहे कि उसका जो अपना सपोर्ट बेस है, ये जो उसने लाख एक यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वर्किंग फॉर द वेरियस, उसको उनको छुट्टी करा दी, फायर किया। और वहाँ बहुत से ऐसे हैं जो कि रिपब्लिकन हार्टलैंड के से इसका वोट बैंक है, वो भी नाराज़ होने शुरू हो गए। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑन सम ऑफ दिस इश्यूज फ्रॉम एवरीवेयर। अभी आपने डीप स्टेट का रेजिस्टेंस तो आपने देखा नहीं है। अभी आपने अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, द परमानेंट एस्टैब्लिश्ड का रेजिस्टेंस तो आपने देखा नहीं है। तो ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन। ये स्मूथ सेलिंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं होगी। ही इज अ बुली। जहां इसको आप पुश बैक करेंगे, ये वहां से ऐसे करने की कोशिश करेगा, साइड स्टेप करेगा। ये एकदम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, बातें ज्यादा करता है, एक्शन इसके कम होंगे। और आपने देखा ना ऑलरेडी बहुत से एक्शंस हैं जिसको फ्रीज कर दिया, या इसने खुद अपने आप को यू टर्न लिए छोटी मोटी, या अदालतों ने। अब कम से कम
30 अदालतें हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त जिन्होंने रुकावटें क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं इसके लिए। तो इसको बहुत बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है इस वक्त, और ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, ये अदालतें कौन होती हैं मुझे रोकने वाली। वो इमरान खान वाला जो फलसफा था ना यहाँ कि ये जज कौन होते हैं करने वाले उस ज़माने में, तो वही उसी किस्म की ये पोजीशन ले रहा है अगेंस्ट फेडरल जजेस। इनके इक़्तिदार में आते साथ ही यू वर नॉट इम्प्रेस्ड, आपने तभी बता दिया था कि इन ऐलानात का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन सेठ साहब, आपने इसराइल की पेशकदमी के बाद इसराइल के हमास के साथ जो मामला जिस अंदाज में चले, आपने एक पेशगोई की थी कि 2025 में ईरान में रजीम चेंज होगी और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। मैंने कहा था कि ये रेजीम चेंज का साल है। दे विल ट्राई टू डू दिस इन ईरान, वेदर दे सक्सीड और नॉट। मैंने ये नहीं कहा कि ये कामयाब हो, इसने पूरी कोशिश करनी है, इन्होंने इसराइलीज़ ने, यूरोपियंस ने, कि रेजीम चेंज किया जाए। ये बाय द वे ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से अमेरिकन की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ रेजीम चेंज की जाए, मगर अभी तक हुआ नहीं है उनसे। इलेक्शंस भी होते हैं ना वहाँ, तो वहाँ ये कोशिश इनकी यही थी कि लिबरल्स जो हैं वहाँ थोड़े बहुत उनको सपोर्ट किया जाए, मगर आई डोंट थिंक दैट हैज़ हैपेंड येट। ठीक है, तो ये है उसका पस मंज़र और सारे मामलात जो अमेरिका के चल रहे हैं। तेहरान की जानिब से कहा गया है शायद वहाँ पर वीकेंड है कि अभी तक ख़त तो मौसूल हुआ नहीं, उसके बाद मज़ीद बात की जाएगी। लेकिन ईरान ने वाज़े कर दिया है कि वो दबाव की पॉलिसी के होते हुए अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, और अब आपके फैंस के सवाल शामिल कर लें जो आपको देखते हैं। इजाज़त है आरिफ मलिक साहब लाहौर से। सेठी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने का क्या तरीकाकार है? फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, यार फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तानी कल्चर, एंड पाकिस्तानी कल्चर में अगर इट्स इम्पॉर्टेंट तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इट इज़ सारा सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही है, इनफैक्ट दुनिया में है, बट पाकिस्तान बिकॉज इट्स अ ट्राइबल नोशन फैमिली, एंड कहीं छोटी फैमिलीज़ हैं कहीं बड़ी हैं। हमेशा शुरू में तो पूरी ट्राइब ही फैमिली थी, फिर वो ब्रेकअप होती गई, नाउ यू हैव द कोर फैमिली, जो कि जैसे हम आप और हम फैमिली समझते हैं, बट यहाँ भी तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ है ना। जब शादी होती है पता नहीं चलता कितने फैमिली है, सो ये नहीं ख़त्म हो सकता, नॉट ओवरनाइट। मगर अगर आप अमेरिका चले जाएँ तो वहाँ फैमिली इज़ बेसिकली फादर मदर एंड सन्स एंड डॉटर्स। एक आध भाई इधर उधर से नज़र आता है आपको, और तो नहीं, और वो भी बिखरे हुए होते हैं। सिमिलरली इन यूरोप, वहाँ द नोशन ऑफ द फैमिली इज़ ब्रोकन डाउन सिग्निफिकेंटली, यहाँ इट इज़ स्टिल अलाइव एंड किकिंग जिसे कहते हैं। तो ये आपका सवाल बेसिकली है कि ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स कब ख़त्म होगी। तो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स ख़त्म करने का भी एक तरीका है, आप कानून के तहत उसको ख़त्म कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। और कानून के तहत कैसे ख़त्म करेंगे? आप बना दें, कानून बना दें कि एक फैमिली जो है उसको डिफ़ाइन कर दें, वो फैमिली क्या है, और कि उसके अंदर फादर मदर ब्रदर सिस्टर और भी अगर 2-3 लोग ऐड करने हैं तो ऐड कर दें, और कहें जी कि ये फैमिली यूनिट है, और इस फैमिली यूनिट में से एक ही बंदा या 2 बंदे इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते एट एनी गिवन टाइम। सो मतलब यू कैन, बट अगर आपका ख्याल है कि कोई तरीका है, देयर इज़ नो अदर वे। दिस कंट्री इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, इवन अमेरिका इज़ फैमिली ओरिएंटेड, बट आवर फैमिली यूनिट्स आर बिगर देन द अमेरिकन्स। सो आई डोंट थिंक देयर एनी वे। डिनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो आवाम उसको सपोर्ट करती है, दैट्स व्हाई इट्स अलाइव एंड किकिंग। ये नहीं है कि जी वो ज़बरदस्ती है कोई, नो, आवाम सपोर्ट करती है, आवाम में भी फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। ख़ानदानी निज़ाम बरादरी सिस्टम ख़मीर में है। अब बिलाल कैसे? रिसेंटली ये जो एड्स निकले हैं बहुत ज़्यादा, जो मरीम नवाज़ ने दिए हैं, क्या पॉजिटिवली यूज़ नहीं किया जा सकते थे वो फंड्स? जैसे कि आप देखें कि ये आजकल के दौर में हम कह रहे हैं जी सोशल मीडिया पे पीटीआई की बहुत प्रेजेंस है, तो आजकल जैसे यहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं तो हम यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं, उसमें एड्स आते हैं कि जी हमने गवर्नमेंट बताती है हमने ये किया है, अपोजिशन बताती है हम ये करेंगे। एक तो उसकी रीच भी अच्छी है, और आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ एड्स की एक लिमिटेशन भी हो सकती है कि आप 15-20 सेकंड से पहले स्किप भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, वो आवाम के लिए ज़्यादा रीचेबल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कुछ सहाफ़ियों को फैसिलिटेट करने के लिए एड्स दिए गए थे, या फिर ये वाकई में इसका कोई एडवांटेज है, कोई फ़ायदा था, कोई गाँव के लोगों तक रीच थी, या क्या मतलब इसके पीछे सोच क्या थी? काइंडली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि दिस इज़ द डिजिटल एज, और डिजिटल एडवर्टाइजिंग माइट हैव बीन मोर इफेक्टिव, इससे कोई शक नहीं है। बट मेरा ख्याल है हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं ना, दे आर ओल्ड फैशन्ड। हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं, स्पेशली नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ओल्ड फैशन्ड है। तो
तो इन ये अभी भी प्रिंट मीडिया के ऊपर बड़ा रिलाय करते हैं और टेलीविज़न के ऊपर बड़ा रिलाय करते हैं। हालांकि अब आप टेलीविज़न वाले भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं फॉर एग्जांपल, इनमें जो एडवर्टाइजिंग आ रही है सिग्निफिकेंट, बट जितनी पहले आती थी और जो पहले रेट्स मिलते थे वो अब नहीं मिलते। अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है या डिजिटल मीडिया जो है इज़ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हर टीवी चैनल ने अपना एक डिजिटल चैनल्स भी खोल लिए एंड दे आर अर्निंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम से यूट्यूब एडवर्टाइजिंग विच इज़ YouTube generated, Google generated and so on. तो दुनिया इज़ चेंजिंग। PTI वो पहली जमात थी, सियासी जमात थी जिसने इसको रिकग्नाइज़ किया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है डिजिटल प्रोपेगेंडा या एडवर्टाइजिंग। मगर आपका जो सवाल के अंदर जो सवाल बिल्ट इन है वो यही है कि क्या इसमें कोई और भी मकसद है इसका कि और वो मकसद बड़ा क्लियर है कि जो प्रिंट मीडिया की जो एडवर्टाइजिंग है वो प्रिंट मीडिया वाले जो मालिक हैं वही इस वक्त टेलीविज़न चैनल्स के मालिक हैं मोस्टली। तो मेरा ख्याल है वन वे ऑफ गेटिंग इनटू द गुड बुक्स ऑफ द मीडिया और द मीडिया ओनर्स इसके मीडिया के लिए बजट्स होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल के लिए तो नहीं, वो तो आपको खुद कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज ऑन डिजिटल, वो तो इंटरनेशनली आप वो करते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ ऑल्सो एक तरीका है ये कि लोकल प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया को आपने सपोर्ट करना है या पिक एंड चूज़ करना है। इमरान खान के ज़माने में कुछ चैनल्स और कुछ अखबारों को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग मिलती थी और कुछ को नहीं इतनी ज़्यादा मिलती थी। अब भी मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल है, फेवरेट्स को ज़्यादा मिलती है, जो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें उनको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ मिलते हैं। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स। मगर एक रीज़न इसके साथ साथ वो भी है जिसका मैंने जिक्र किया है, और वो यही है कि नून लीग स्पेशली बड़ी कंजर्वेटिव सियासी जमात है, ये अभी भी प्रिंट मीडिया में बड़ा यकीन रखती है, बिकॉज वो समथिंग यू कैन फील, समथिंग इट्स इन योर हैंड। और ये स्पेशली दिस सप्लीमेंट कल्चर, ये पुराना कल्चर है, इट विल टेक टाइम। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कानून पास कर दे कि सारी जो एडवर्टाइजिंग प्रिंट मीडिया में होती है इट विल नाउ गो ऑन वेबसाइट्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तो आप देखिएगा एडवर्टाइजिंग बजट्स विल फॉल सिग्निफिकेंटली, और जब वो गिरेंगे तो द होल ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री विल सफ़र एंड बहुत से लोग क्लोज डाउन हो जाएंगे एंड स्पेशली गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं छोटे छोटे चैनल्स विल बी वाइप्ड आउट। सो आई थिंक इसमें बहुत से पहलू हैं इस चीज़ के। अब इस्लामाबाद शाहिद रशीद, आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी खुश है कि ट्रंप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रंप साहब जब वो डील और डिमांड, उनका खास अंदाज है, डील भी करते हैं डिमांड भी करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से डिमांड की जाए कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जवाब आपके ख्याल में क्या होगा, और क्या आप देखते हैं कि कभी ट्रंप जो है वो ऐसी डिमांड पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कर सकते हैं? देखिए, ये इस वक्त तो इशू नहीं बनेगा, आगे जाके बहुत से इश्यूज बनेंगे। किसी सूरत में भी पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकता। यहाँ बंदूक भी रख दी जाए ना तो नहीं करेगा, अलबत्ता बिकॉज उसके लिए यहाँ जो बैकलैश आएगा पाकिस्तान में वो कोई भी हुकूमत नहीं उसको बर्दाश्त कर सकेगी। मगर कल को अगर सऊदी अरेबिया, UAE और मुस्लिम ममालिक जो कि आपके दोस्त हैं, आपको इमदाद देते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने हैं, तो फिर ये सबको मिल के कोई महाज बनाना पड़ेगा, कोई जवाज़ ढूंढना पड़ेगा। उसके अंदर फिर पाकिस्तान का भी रोल आएगा। पाकिस्तान अकेला किसी सूरत में भी इसराइल के साथ कोई तल्लुकात, किसी किस्म के गहरे तल्लुकात नहीं बना सकता। अगर तो बाकी मुस्लिम ममालिक जिसमें स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड UAE और इस किस्म के जो वो ममालिक जहाँ से हमें इमदाद मिलती है, जिनके करीब हैं बहुत, वो अगर आएंगे किसी प्लेटफॉर्म पे तो पाकिस्तान शायद उस प्लेटफॉर्म में चला जाए ताकि कवर मिल जाए, सबको एक दूसरे का सहारा मिल जाए। अदरवाइज़ अमेरिका जो मर्ज़ी कहता रहे, इट विल नॉट हैपन। ठीक, अब फैसलाबाद चलते हैं। ज़हीर साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? मौजूदा हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी भाई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम बड़ा ठीक ठाक जा रहा है, वो मरियम को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है वो तकरीबन यूं की तूं है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये अगले इंतखाब के अंदर भी ये अपनी कारकर्दगी की बिना पर आएंगे? कारकर्दगी तो आपके सामने है जो कुछ भी है, तो इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि ये आइंदा इंतखाब में जो है वो इनके साथ, नून लीग के साथ क्या करेंगे? ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੋग लगेगा। वो मैं देखो देरी कहता सी बट ਤੁਸੀਂ अच्छा चलो देखिए कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है ना यार। ये तो अब आप ना कहें कि जी इम्प्रूवमेंट ही कोई नहीं हुई। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त महंगाई
बढ़ रही थी, फिर उसके बाद और भी बढ़ी, मगर अब जाके महंगाई की जो रफ्तार है वो ऑलमोस्ट 1-2%, 3-4% पे आ गई है, रुक गया है महंगाई होना। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो पैसे आपकी पहले जेब में थे, जो वो पहले ख़रीद सकते थे, वो उतने आप नहीं वो ख़रीद सकते, इसलिए तंगी तो है और इसकी वजह से गुस्सा भी है। अब कब जाके ये कम होगा? अभी हम हर रोज़ यही पढ़ते हैं कि जी अब IMF का प्रोग्राम जो है, इसके बाद जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से नरम किए जाएंगे, कुछ टैक्स रेट्स को रिव्यू किया जाएगा। और आपने देखा गवर्नमेंट स्पेशली पंजाब के अंदर कितनी सख्ती के साथ ये प्राइस कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। मगर मैं एक बात आपसे कहूँगा, कीमतें कभी गिरती नहीं हैं, कीमतें बढ़ती हैं। सवाल ये होता है कि क्या 3% बढ़ी हैं इस साल, 5% बढ़ी हैं, 10% बढ़ी हैं या नहीं। ये ग्लोबल फिनोमेनन है और स्पेशली कमोडिटी प्राइसेस का तो आप कह ही नहीं सकते। एक आध होती है जो कि थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, बट जनरली कीप गोइंग अप, प्राइसेस कीप गोइंग अप एंड देयरफॉर करेंसीज आल्सो वॉलेटाइल। अब हमारा डॉलर और जो पाउंड स्टर्लिंग है, ये बेसिकली आप समझें कि स्टेबल हो गए हैं। मगर देखिए ना, 150 से लेके तो अब 250 पे से ऊपर हो गया है डॉलर, 280 पे पहुंच गया, मगर अब रुका हुआ है पिछले 6 महीने से। एंड अब मेरा ख्याल है अब और इस पर डिवैल्यूएशन शायद ना हो, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मजबूत भी हो जाए आगे जाके। तो आपका अगर ये सवाल है कि क्या आप कोई थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी या नहीं, मेरा ख्याल है रिलीफ यही है कि जो पहले दुख थे वो बढ़ेंगे नहीं, जहाँ है वो रुक गया है सिलसिला। अब आगे एक चीज़ पे आपको रिलीफ मिल सकती है, वो ये है कि इस वक्त जो इतने हाई टैक्स रेट्स लगे हुए हैं, अब एक बंदा है वो लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है 10,000 रुपये का। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की चीज़ों को रिव्यू होगी, हो सकता है कि ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ, मगर जनरली स्पीकिंग मुश्किल है। तो फिर विच ब्रिंग्स अस टू द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, और वो ये है कि जी फिर अगर ऐसी सूरत हाल रही तो फिर अगली इलेक्शन ही होएगा, बढ़ जाएंगे। सो यही सबसे बड़ा इशू है कि इलेक्शन कब होगी, और जब होगी किस किस्म की इलेक्शन होगी, और उस वक़्त आवाम का क्या सोच होगी, और आवाम इस हुकूमत को, इस PDM टाइप हुकूमत को माफ़ करेगी या नहीं करेगी, और वोट किसको डालेगी, और क्या वो कबूल होगा या नहीं होगा। दोज़ आर रियल इश्यूज़। मगर ये बात ज़रूर है कि इस वक्त कोशिश पूरी है नून लीग वालों की कि आवाम के लिए कुछ सहूलतें हों, कुछ नरमी हो, और कुछ रिलीफ मिले उनको, और आगे जाके गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। और जब इलेक्शन ईयर आएगा, जब भी आएगा, तो उस वक्त कोई इस किस्म के बजट पास किए जाएँ कि आवाम को पता लगे कि रिलीफ मिली है, और लोग ये जो मुश्किल दिन है, मुश्किल वक्त है, इसको भूल जाएँ, और उस वक्त जो रिलीफ मिलेगी उसको याद रखें जब वो वोट डालने जाएंगे। ठीक है, इंटेंशंस क्या इस्टेब्लिशमेंट की सेठी साहब ने बताया। आपके मज़ीद सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब मुल्तान से सैयद सैफुल्ला गिलानी। क्या ये हो सकता है कि फ़ौज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और काम भी करे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे, ज़रूरी इस्लाहात करे, चेंजेस करे, जुडिशरी में चेंजेस करे, और सियासतदान उसको साथ दें, जिस तरह चाइना में हुआ है। चाइना का मॉडल फॉलो बेशक ना करें, लेकिन चाइना की तरक्की तो रिमार्केबल है। हमारे सियासतदानों में कैपेसिटी भी नहीं है, कुछ डर डर के ये काम करते हैं। और फौज एटलीस्ट डिसिप्लिन अदारा है, वहाँ मेरिट पे लोग जाते हैं, उन्हें चांस दिया जाए, वो चांस तो वो ले लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। इज इट पॉसिबल कीपिंग इन व्यू ऑफ पास्ट हिस्ट्री एंड योर एक्सपीरियंस? नहीं, अब मेरा ख्याल है हमारी आइन जो है ना, वो इस किस्म की इजाज़त नहीं देती कि चाइना के साथ कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर। वो तो वन पार्टी स्टेट है, और वहाँ कोई जमहूरी शूरत की डिस्कशंस नहीं है, कोई आज़ाद जुडिशरी नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। या हम तो यहाँ आज़ाद मीडिया की बात करते हैं, आज़ाद जुडिशरी की बात करते हैं, आज़ाद सियासी जमातों, आज़ाद इलेक्शंस की बात करते हैं। तो इस सूरत हाल में जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कोई ना कोई फार्मूला निकाला जा सकता है जिसके साथ ये जो हाइब्रिड रेजिम्स चल रही हैं, और लगता है ऐसे ही है कि ये अब दे हेयर टू स्टे, बिकॉज पहले ये था कि इतनी हाइब्रिडिटी नहीं थी, जो सियासी जमात आती थी वो ख़ुद ही अपने फ़ैसले करती थी, और जब भाई लोगों को पसंद नहीं आती थी तो वो उनको डिस्टेबलाइज़ करके फ़ारग कर देते थे। तो अब शायद ये फ़ैसला हुआ है कि गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए, और गवर्नमेंट के अंदर ही बैठ के जो आपने अपने बातें मनवानी हैं वो वहीं से मनवा ली जाएं, और गवर्नमेंट को निकाला ना जाए,
और क्योंकि उसको हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर ये अब आपने देखा ये हाइब्रिडिटी इमरान खान साहब के ज़माने में शुरू हुई और अब जाके वो और भी परफेक्ट हो चुकी है, तो क्या आगे जाके भी कुछ सूरत लगता है मुझे ऐसे ही है कि ये अब जो है ना, इस जैसे कहते हैं ना नॉर्म, ये नॉर्मल हो जाएगा कि आगे से गवर्नमेंट्स को निकाला नहीं जाएगा, अलबत्ता तब्दीलियां गवर्नमेंट के अंदर ही होती रहेंगी और किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है उसको नहीं होने दिया जाएगा। तो जो सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी थी जिसके साथ हर 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो इलेक्शन, मेरा ख्याल है अब भाई लोग जो है ना दे विल फाइंड अ मॉडल। और सियासतदान दे आर इन नो पोजीशन, आपने खुद ही कह दिया इतने कमज़ोर हैं, इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, इतने अपॉर्चुनिस्टिक हैं, मौका परस्त है, इतने वल्नरेबल हैं जिस किस्म की हरकतें की हैं उन्होंने कि दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। कोई नई लीडरशिप आए जो कि इन बातों को समझे और बात को आगे लेके चले। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी आवाम जो है अभी तो बड़ी वन साइडेड तरीके से खड़ी है एक तरफ। आगे जाके क्या होता है आई कांट से, बट आवाम को भी साथ लेने के लिए कोई लीडर्स ऐसे चाहिए जो इमेजिनेशन आवाम की जो है ना उसको कैप्चर करें। अभी हराइजन में अगर आप देखते हैं तो आपको कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आता जो कि आवाम को इंस्पायर कर सके। अभी वो एक ही है जो जेल में बैठा है जिसके साथ 50% से ज़्यादा लोग साथ है उसके, और मगर वो क्या रहेंगे उसके साथ, नहीं रहेंगे, क्या वो अपने आप को तब्दील करेगा, क्या वो रियलिस्टिक हो जाएगा, वी डोंट नो। अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो फिर जाहिर है नथिंग विल वर्क। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट भी जो सियासतदान इस वक्त मौजूद है वो भी सीखे सिखाए हुए हैं जिससे ये सिस्टम अभी चलेगा। सैयद काशिफ अली कराची से। आजकल सिंध में बहुत ज़्यादा एहतजाजात हो रहे हैं जो दरिया सिंध से 6 कनाल्स निकल रहे हैं, तो उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसका अपना डेल्टा पे कितना बुरा असर पड़ेगा और सिंध के जो टेल के ज़मींदार हैं उन पे इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? इसके मुतालिक कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। जी, काफ़ी एजुटेशन हो रही है स्पेशली इन सिंध और मामला अभी तय नहीं हो पा रहा। सिंध का जो इशू है ना विद पंजाब, ये सिर्फ ये कैनाल का इशू नहीं है, पानी का इशू जो है ये इसी वजह से तो आज कालाबाग डैम नहीं बन सका, क्योंकि यहाँ मौक़िफ़ फ़र्क है, परसेप्शन फ़र्क है, नेशनलिज़म्स फ़र्क है। और अनफॉर्चुनेटली ये फेडरेशन के अंदर इवन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री गवर्नमेंट जैसे जनरल मुशर्रफ की थी वो भी इस मसले को हल नहीं कर सकी। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़, ये जो कैनाल वाला जो प्रोजेक्ट है ये लड़ाई झगड़े के बगैर ये फ़ीज़िबल होगा। ये इसमें ज़रूर है कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे ये तो आईनी चैलेंज भी हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाटर अकॉर्ड्स के अंदर सबको एक ही सफ़े पे होना पड़ता है और मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है अनलेस यू गेट गारंटीज़। और अभी तो जिस किस्म का मूड है सिंध के अंदर, वहाँ सिर्फ उनकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं है, वहाँ तो आम इंटेलेक्चुअल्स और सिंधी नेशनलिस्ट वगैरह सारे शोर डाल रहे हैं। उसके ऊपर तो इत्तेफाक है वहाँ कि यूनिटी है कि नहीं, हम नहीं होने देंगे ये। अब ये चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर और भी बड़े सवाल हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है एंड सो ऑन। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर किसी स्टेज पे इस पर सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लिया जाए चोलिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर, या पीपल्स पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया जाए चोलिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर, कि उनका भी हिस्सा आ जाए इसके अंदर, सिंधियों का हिस्सा आ जाए, तो देन इट्स इज़ पॉसिबल। मगर अभी जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट किया गया है प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर जो है उनके तल्लकात किस इदारे के साथ है या कौन वहाँ है इन्फ्लुएंशियल्स हैं, तो आई थिंक अभी तक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये किसी लड़ाई झगड़े के बगैर ये रिजॉल्व होगा, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन जाएगा। ठीक है, ये है इसका गुलाम मुर्तज़ा उकाड़ा से, फैज़ान मुत्तहिदा अरब अमारात से, इसके अलावा मोहम्मद जुल्फ़िकार चीन से आपने सवालात भेजे, आपका बहुत शुक्रिया। शामिल हम कर नहीं पाए लेकिन आइंदा वाले प्रोग्राम्स के लिए है वादा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।